कभी सोचा है कि ये जो देश का आइडिया है, नक्शे पे खींची ये लकीरें, ये हमेशा से थी ही नहीं। जी हाँ, एक ऐसा भी वक्त था जब किसी की पहचान उसके झंडे से नहीं बल्कि उसके राजा से होती थी। तो आज हम उसी कमाल के सफर पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे साम्राज्यों की दुनिया से राष्ट्रों का जन्म हुआ। जरा सोचिए, आज की दुनिया लेकिन बिना किसी देश के, बिना किसी बॉर्डर के कैसी होती? हमारी पहचान क्या होती? ये सवाल आज थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन 19वीं सदी से पहले ये करोड़ों लोगों के लिए रोज की सच्चाई थी। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और हमारी मंजिल है 18वीं सदी का मध्य यूरोप। आइए देखते हैं कि राष्ट्रों के बिना ये दुनिया आखिर दिखती कैसी थी। देखिए, आज हम जिन देशों को जर्मनी या इटली के नाम से जानते हैं ना, वो तो थे ही नहीं। इसकी जगह यूरोप छोटे छोटे राज्यों और रियासतों की एक बहुत बड़ी पहेली जैसा था। हर टुकड़े पर एक राजा का राज था और वहां के लोग अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते थे। मतलब एक बवेरियन और एक प्रशियन के बीच कोई साझा जर्मन पहचान जैसी फीलिंग थी ही नहीं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हैब्सबर्ग एम्पायर। सोचिए, जैसे एक बड़ी पैचवर्क वाली रजाई हो। हर पैच, जैसे बोहीमिया, हंगरी, लोम्बार्डी, सबका अपना अलग रंग, अपनी अलग डिजाइन थी। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला सिर्फ एक ही धागा था, सम्राट के लिए उनकी वफादारी। एक ही साम्राज्य में जर्मन, मग्यार, पोलिश बोलने वाले लोग पड़ोसी तो थे, पर उन्हें जोड़ने वाली कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी। लेकिन देखिए, इतिहास कभी एक जगह रुकता तो है नहीं। बदलाव की हवाएं चल रही थीं और इन हवाओं को ताकत मिल रही थी फैक्ट्रियों के धुएं से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं था, ये समाज को बदल रहा था और एक नए वर्ग को जन्म दे रहा था। और उसके साथ ही जन्म ले रहे थे कुछ क्रांतिकारी नए विचार। तो उस वक्त के यूरोप में ना, सत्ता के लिए एक तरह की खींचतान चल रही थी। एक तरफ थे पुराने जमींदार कुलीन, जिनकी सारी ताकत सदियों पुरानी जमीनों से आती थी, और दूसरी तरफ एक नया दावेदार था, उभरता हुआ मिडिल क्लास। ये उद्योगपतियों, व्यापारियों और प्रोफेशनल्स का वर्ग था, और इनकी ताकत फैक्ट्रियों और व्यापार से आ रही थी। और ये जो नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, बस यही वो लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की। वो राजा महाराजाओं के स्पेशल अधिकारों से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने एक नए और बहुत ही पावरफुल आइडिया के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय एकता का आइडिया। इस पावरफुल नए आइडिया का एक नाम था, एक ऐसा शब्द जो पूरे यूरोप में गूंजने वाला था, लिबरल नेशनलिज्म, यानी उदार राष्ट्रवाद। पर इसका असल में मतलब क्या था उन लोगों के लिए जो इसके लिए लड़ने को तैयार थे? ये जो शब्द है उदारवाद या लिबरलिज्म, ये लैटिन शब्द लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है आजाद। इस नए मिडिल क्लास के लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक वादा था। हर इंसान की आजादी का वादा, कानून के सामने सबकी बराबरी का वादा, और एक ऐसी सरकार का वादा जो लोगों की सहमति से चले, ना कि राजा की मर्जी से। तो लिबरल नेशनलिज्म के ना दो मकसद थे, एक पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक। राजनीतिक तौर पर वो राजाओं और चर्च की बेहिसाब ताकत को खत्म करना चाहते थे। उन्हें चाहिए था एक संविधान और एक ऐसी सरकार जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। और आर्थिक तौर पर उनका लक्ष्य था बाजारों को आजाद करना, ताकि सामान और व्यापार पर सरकारी रोकटोक ना हो और वो तरक्की कर सकें। आर्थिक एकता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए, इसे 19वीं सदी के जर्मनी में लागू करने की कोशिश करना, मतलब ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। ये कोई एक देश नहीं था। नेपोलियन के बाद भी ये 39 अलग अलग राज्यों का एक ढीला ढाला सा ग्रुप था, और हर किसी के अपने कानून, अपने बॉर्डर्स और अपने इरादे थे। और सिर्फ पॉलिटिकल बॉर्डर ही नहीं थे। मान लीजिए कोई व्यापारी है जो हैम्बर्ग से न्यूरेनबर्ग तक सामान ले जा रहा है, उसे रास्ते में 11 कस्टम बैरियर पार करने पड़ेंगे और हर बार एक अलग टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, 30 से ज्यादा अलग अलग तरह की करेंसी थी, मतलब पूरा आर्थिक ख्यास था। तो इस पूरी गड़बड़ी का सल्यूशन निकला 1834 में, ज़ोल्वेराइन नाम से। ये एक कस्टम्स यूनियन थी। प्रशिया ने इसे शुरू किया और इसने ज्यादातर अंदरूनी टैक्स खत्म कर दिए और करेंसी की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी। ये एक इकोनॉमिक क्रांति थी जिसने पहली बार एक साझा आर्थिक पहचान बनाई, और यहीं से एक यूनाइटेड जर्मन राष्ट्र के विचार का रास्ता साफ हुआ। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे ही उदार राष्ट्रवाद की ये लहर तेजी पकड़ रही थी, पुरानी व्यवस्था ने पलटवार करने की तैयारी कर ली। साल 1815 ये एक टर्निंग पॉइंट था।
वाटरलू में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की पुरानी ताकतों ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया को एक मौका देखा कि घड़ी को पीछे घुमाया जाए। वे वियना में मिले, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चालाक चांसलर मेटरनिख ने की, और उनका बस एक ही लक्ष्य था, यूरोप पर एक नई रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव व्यवस्था थोपना। उनका मिशन बिल्कुल सीधा और साफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन ने जो कुछ भी किया था उसे मिटा दो। वो उन सभी राजाओं और रानियों को वापस उनके सिंहासन पर बिठाना चाहते थे जिन्हें हटा दिया गया था। सीधी सी बात है, वो इतिहास के पहिए को पीछे घुमाना चाहते थे, और ये काम उन्होंने बड़े सख्त तरीके से किया। इन नए कंजर्वेटिव शासनों में ना असहमति की कोई जगह ही नहीं थी। उन्होंने भारी भरकम सेंसरशिप कानून लगा दिए, हर अखबार, किताब और नाटक पर कंट्रोल किया। उन्हें डर था कि आज़ादी का ये खतरनाक विचार कहीं जड़ें न जमा ले। लेकिन आप एक आइडिया को, एक विचार को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। जब खुले में विरोध करना नामुमकिन हो गया, तो क्रांति की आग जमीन के नीचे धीरे धीरे सुलगने लगी। इस लगातार दमन के खतरे के बीच लिबरल नेशनलिस्ट्स ने छिपकर काम करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगीं, जो अपने आइडियाज को जिंदा रखने और क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी को ट्रेनिंग देने के लिए काम कर रही थीं। एक ऐसी पीढ़ी जो इस पुरानी दुनिया को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थी। इन सीक्रेट सोसाइटीज का मिशन बहुत ही हिम्मत वाला और खतरनाक था। वो राजशाही के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे और आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। और उनके लिए उस आज़ादी का सबसे बड़ा रूप था एक यूनाइटेड सॉवरेन नेशन स्टेट, यानी एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाना। और अगर इस क्रांतिकारी जज्बे का कोई एक चेहरा था, तो वो थे जुसेप्पे मैज़ीनी, एक जोशीले इतालवी देशभक्त। मैज़ीनी ने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर दी, बिखरे हुए इटली को एक एकजुट गणराज्य बनाना। यंग इटली और यंग यूरोप जैसी उनकी सीक्रेट सोसाइटीज ने पूरे यूरोप में न जाने कितने लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। मैज़ीनी के आइडियाज इतने पावरफुल थे, इतने खतरनाक, कि ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिख ने, वही मेटरनिख जो पुरानी व्यवस्था का रखवाला था, उन्हें एक नाम दिया, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक तरह का कबूलनामा है। ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद का विचार पुरानी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था। और बस यहीं से 19वीं सदी साम्राज्यों की पुरानी दुनिया और राष्ट्र के इस नए शक्तिशाली विचार के बीच एक बड़ी जंग का मैदान बन गई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो यूरोप के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि पहचान और अपनेपन की ये लड़ाई, चाहे वो राष्ट्रीय हो या कुछ और, क्या वाकई कभी खत्म होती है।